लाइट ड्रैगन डैगर उसके कंधे में धस गया। शिये ने इस वार में खुद को रोक रखा था क्योंकि उसे लगा था कि अगर उसने पूरी ताकत लगाई होती तो टैंग वुलेन का पूरा हाथ ही कट जाता। दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए उसे सिर्फ एक छोटा सा सबक सिखाना ही काफी था। लेकिन जो चीज उसे चौंका गई वो थी कि टैंग वुलेन का कंधा कितना कठोर था। उसका लाइट ड्रैगन डैगर सिर्फ 1 इंच ही भीतर जा पाया। पूरी ताकत न लगाने के बावजूद ये नतीजा अविश्वसनीय था। गहरा लाल खून बह निकला और उसके साथ ही दर्द उठा। दर्द की वजह से टैंग वुलेन अपने पीछे हटती ब्लू सिल्वर ग्रास को नियंत्रित नहीं कर पाया और घास ढीली होकर जमीन पर गिर गई। जैसे जैसे लाइट ड्रैगन डैगर दबता गया, टैंग वुलेन घुटनों पर आ गया। थोड़ा लड़खड़ाने के बाद वो फिर खड़ा होने में सफल हुआ। उसने शिये को मुक्का मारना चाहा, लेकिन शिये घूम चुका था और उसके पीछे पहुंच गया। उसके कंधे में घुसी लाइट ड्रैगन डैगर मुड़ी और दर्द की लहर पूरे शरीर में फैल गई। खासकर उस जगह जहां डैगर घुसा था, वहां की ऊर्जा उसके सोल पावर को दबा रही थी। हार मानो। शिये की आवाज कल के मार का बदला चुकाने की संतुष्टि से भरी थी। टैंग वुलेन ने दांत भींच लिए। उसका जिद्दी दिल इस क्षण हार मानने को तैयार नहीं था। उसी समय उसके कंधे का दर्द मानो पूरे शरीर में आग बनकर फैल गया। गरम लहर उसकी नसों में दौड़ गई। वो बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम हार मानते हो? शिये ने गुस्से में डैगर और जोर से दबाते हुए कहा। नहीं। टैंग वुलेन गरजा। उसकी आवाज में विद्रोह था। शिये एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी उथली चोट के बावजूद टैंग वुलेन की आवाज इतनी भारी और कर्कश क्यों है। वो अनायास ही डैगर को खींचना चाहता था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। कंधे में घुसी लाइट ड्रैगन डैगर अचानक भयानक ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज निकालने लगी, जिससे शिये का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे वो किसी भयावह चीज के सामने खड़ा हो। घाव से अचानक खून बहना बंद हो गया और वहां से सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी में नहाते हुए डैगर थोड़ा बाहर की ओर खिसक गया। घबराकर शिये पीछे हटना चाहता था, लेकिन डर से उसकी सांस अटक गई। लाइट ड्रैगन डैगर मानो टैंग वुलेन से चिपक गया था। वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। टैंग वुलेन जोर से दहाड़ा और उसके घाव से सुनहरी प्रकाश की लहर उठी, जिसने लाइट ड्रैगन डैगर को बाहर निकाल फेंका। शिये ने देखा, एक सुनहरी रोशनी का गोला उसकी तरफ झपटा और अगले ही क्षण उसे लगा जैसे कोई तेज रफ्तार सोल ट्रेन उसे उड़ा ले गई हो। उसकी चेतना लोप हो गई और वो बेहोश हो गया। धड़ाम। शिये दूर एक बड़े पेड़ से टकराया और धीरे धीरे नीचे फिसल गया। टैंग वुलेन आधे घुटने पर झुका हुआ था। उसकी आंखें पहले की तरह लाल थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भट्टी में तप रहा हो। भीतर की गर्मी उसे लगातार झंझोर रही थी। फिर भी उसकी चेतना साफ थी। अभी जो उसने शिये पर मुक्का मारा था वो आखिरी क्षण में रुका था, नहीं तो शायद शिये बचता ही नहीं। उसने नीचे देखा, उसका दायां हाथ चमकते हुए शल्कों से ढका था। ये सुनहरी हीरे के आकार के शल्क थे। हर शल्क हल्का बाहर उठा हुआ, बेहद तेज धार वाले। उसकी उंगलियों पर नुकीले शल्क थे, ड्रैगन के पंजों जैसे। उसका छोटा ग्रास स्नेक गोल्ड लाइट जो हाथ पर लिपटा था, वो भी हल्की सुनहरी चमक फैला रहा था। उसका शरीर बड़ा हो गया था और उसकी आंखें चमकते रक्त-रंग के रत्न जैसी हो गई थीं। क्या ये इसकी वजह से हुआ? क्या ये वाकई कोई बेकार स्पिरिट सोल था? ये सब कैसे हुआ? उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और दंग रह गया। बदलाव सिर्फ हथेली तक सीमित नहीं था। पूरी दाहिनी भुजा सुनहरी शल्कों से ढकी थी। डैगर के घाव से शुरू होकर ये शल्क उसके हाथ तक फैल गए थे। उसकी बाह में शक्ति की एक विचित्र अद्भुत अनुभूति थी। अनजाने में उसने दाहिने हाथ से एक मुक्का मारा। धड़ाम। हवा में मुक्का मारते ही एक सुनहरी प्रकाश गेंद निकली, जिसमें धुंधले रूप से ड्रैगन का सिर दिख रहा था और वो 1 मीटर दूर जाकर फटी। उस मुक्के की शक्ति से ही अंदाजा लग गया कि अगर ये किसी इंसान को लगता तो क्या होता। गोल्ड लाइट, क्या ये ताकत तुम्हारी वजह से है? टैंग वुलेन ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन उसी समय गोल्ड लाइट का फूला हुआ शरीर सिकुड़ने लगा। उसके हाथ पर मौजूद शल्क भी गायब होने लगे। कुछ ही सांसों में सब कुछ सामान्य हो गया। बस थकावट बची थी। टैंग वुलेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। उसने अभी कपड़े भी नहीं पहने थे, इसलिए उसके शरीर पर उभरती सुनहरी नसें साफ दिखाई दे रही थी। खासकर रीढ़ की हड्डी पर चमकती रेखाएं बहुत उजली थी। शिये झटके से जाग गया।
उसके होश अभी भी धुंधले थे। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे एक परिचित जगह दिखी। उसके सामने था ईस्ट से अकेडमी का फाटक। आसमान अंधेरा हो चुका था, इसलिए ईस्ट से अकेडमी का जगमगाता नाम बेहद साफ दिखाई दे रहा था। वुलू वुलू। शिये कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से निकली आवाज बिल्कुल समझ से बाहर थी। टैंग वुलन ने भौएं चढ़ाई और पीठ पर लदे शिये से पूछा, क्या कहा तुमने? व्हाट? शिये अभी भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस आई और उसने महसूस किया कि वो टैंग वुलन की पीठ पर लदा हुआ था। उसने हाथ उठाकर अपना चेहरा छुआ। वो रोटी की तरह सूजा हुआ था, पूरा चेहरा सुन्न था। और फिर यादें लहर बनकर लौट आईं। उसे याद है, अकेडमी से निकलते समय उसने क्या कहा था, हम ईस्ट से पार्क जा रहे हैं, वहां ज्यादा लोग नहीं होते, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घावों का इलाज कराने के लिए किसी को बुला लूंगा। लेकिन अब वो 24,000 सिक्के सिर्फ पिटाई खाने के लिए खर्च कर चुका था। जीजी पूरी तरह दुख और रोष से भर गया था। अगर ये उसकी पहली हार होते तो वो मान लेता कि लापरवाही के कारण हारा है, लेकिन ये तो उसकी दूसरी हार थी। ऊपर से हार भी ऐसी कि उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था। उसने तांगवोलिन के कंधे को छूकर उस जगह को तलाशा जहां उसने वार किया था, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। इसके पास कोई रहस्य है, इस लड़की के पास जरूर कोई रहस्य है। वो सुनहरी रोशनी क्या थी? जीजी ने खुद को शांत करके स्पष्ट रूप से पूछा। सुनहरी रोशनी? वो तो मेरा स्पिरिट सोल है। तांगबुलन के हाथ में तेज चमक उभरी और पीला घास सर्प, गोल्ड लाइट, उसकी हथेली पर प्रकट हो गया। मैं उस रोशनी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे शरीर से निकली थी, जीजी ने गुस्से में कहा। उसने ना सिर्फ उसे अपमानित किया था, बल्कि उसकी बुद्धि का भी मजाक उड़ा रहा था। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तांगवुलिन ने कड़वी हंसी निकाली। अगर मैं बताना भी चाहूं तो भी मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या था, समझे? जीजी ने ठंडा सा किया, जिससे उसका रुख साफ झलक रहा था। जब तांगुलन ने जीजी को उठाकर कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटाया तो यूनशियाओ और झो झांगशी अवाक रह गए। झो झांगशी ने सीधा पूछा, तुम उसे पीटने गए थे, लेकिन उल्टा वो तुम्हें उठाकर वापस ले आया। जीजी के सूजे हुए गाल पूरी कहानी खुद ही बता रहे थे। आज सुबह जब उसने अपना परिचय दिया था, क्या उसने नहीं कहा था कि उसकी आत्मिक शक्ति रैंक 18 है? उसने पहले ही अपने पैसे खर्च कर दिए, तांगबुलिन ने अनजाने में उत्तर दिया। फिर वो उत्साहित होकर यूनशियाओ की ओर मुड़ा। रात का भोजन अभी खत्म नहीं हुआ है ना? यूनशियाओ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब तक नहीं, लेकिन जल्द ही बंद होने वाला है। अगले ही पल उसने देखा कि तांगबुलिन हवा की तरह दौड़ता हुआ गायब हो गया। अरे, तुम फिर हार गए? झो झांगशी ने पूछा। जीजी ने उसे घूरा। मैं बस लापरवाह था, बस अगली बार मैं जरूर जीतूंगा, उसने कहा और बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश की। इस चेहरे के साथ इलाज करवाए बिना कैसे रह सकता है? मुझे निशान नहीं चाहिए, मुझे निशान नहीं चाहिए, मुझे निशान नहीं चाहिए, वो मन ही मन 3 बार दोहराता रहा। जब तांगवुलिन तीसरी खिड़की पर पहुंचा और उसने अपनी 16वीं कटोरी नूडल्स का आदेश दिया तो एक रसोई कर्मचारी खुद को रोक नहीं पाया। छोटे छात्र, तुम इसलिए देर से आए हो कि कोई तुम्हें इतना खाते हुए ना देखे? हम अपना काम खत्म करने वाले हैं। तांगबुलिन ने शर्म से सिर झुका लिया। सॉरी अंकल कुक, आज थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, बस ये आखिरी कटोरी खा लूंगा। रसोइया हंसा। कोई बात नहीं, जितना चाहो उतना खाओ। अकेडमी की तीसरी खिड़की तो मुफ्त और अनलिमिटेड है, बस सवाल यह है कि तुम कितना और खा सकते हो। तांगबुलिन ने अपना पेट सहलाया। उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसीलिए आज रात वो बहुत भूखा था। मैं अभी और भी खा सकता हूँ, रसोइया बोला। अच्छा हुआ तुम देर से आए, दूसरी खिड़की में कुछ बचा हुआ खाना था, कोई लेने वाला नहीं था, इसीलिए वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, नहीं तो खाना बर्बाद होता। आधा पट्टर स्ट्यू किया हुआ मांस नूडल्स के बर्तन में डालकर तांगबुलिन को दे दिया गया। उसे खाने के लिए वो बेचैन था। उसने जल्दी से धन्यवाद कहा और खाने लगा। दूसरे विंडो के स्ट्यू में जो भी मांस था वो बहुत चबाने वाला था। स्वाद साधारण था, लेकिन पेट गर्म हो गया। आज उसने बहुत ताकत खर्च की थी और इस भोजन से उसकी ताकत कुछ लौट आई। ओह, दूसरी खिड़की तो इतनी अच्छी है, पता नहीं पहली खिड़की कैसी होगी। तांगुलन ने पहली खिड़की की ओर निगाह डाली, फिर सिर हिला दिया। पहली खिड़की का खाना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था।
आगे जब उसे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से काम मिलने लगेगा तो वो थोड़ा और पैसे कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे भविष्य में एक और स्पिरिट सोल भी खरीदना होगा। 10 लाख फेडरल कॉइन्स में 100 साल पुराना पीला स्पिरिट सोल मिल जाता है। यही उसका लक्ष्य था। ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से 10,000 कॉइन कमाने के बाद तांगबुलिन की नज़र 100 साल के स्पिरिट सोल पर टिक गई थी। जब वो वापस डॉम में पहुंचा तो जीजी वहां नहीं था, लेकिन तांगबुलिन को उसकी परवाह नहीं थी। वो लड़का घमंडी जरूर था, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। आज उसकी आखिरी चाकू वाले वार में उसने ब्लेड के बजाय हैंडल से वार किया था। स्पष्ट था कि उसने हाथ रोका था। यूनशियाओ पहले ही ध्यान कर रहा था, लेकिन झोझांगशी अभी शुरू नहीं हुआ था। तांगबुलिन को लौटते देख उसने तुरंत पूछा, तांगबुलिन, जीजी क्या वाकई में रैंक 18 सोल मास्टर है? तुमने उसे कैसे हरा दिया? वो तांगबुलिन को लेकर और भी उत्सुक हो गया था। तांगबुलिन ने असहाय भाव से कहा, मुझे खुद नहीं पता। वो सच में नहीं जानता था। वो कैसे कहे कि उसके हाथ पर सुनहरी स्केल्स उभर आए थे। बेहोश और होश में आने के बाद उसका शरीर सामान्य हो चुका था और चाहे जितनी कोशिश कर ले वो स्केल्स वापस नहीं निकल रहे थे। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके शरीर में गर्म लहर सी उठी थी, फिर स्केल्स उभरे थे और उसमें उग्र शक्ति भर गई थी। उसकी चेतना भी धुंधली हो गई थी और उसके भीतर एक क्रोधी और अनियंत्रित भावना उठी थी। अगर उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ न होती तो शायद वो किसी को सच में नुकसान पहुंचा देता। पर आखिर ये सुनहरी स्केल्स थे क्या? क्या ये उसके वेरिएंट मार्शल आर्ट का प्रभाव था, या फिर उसकी छोटी घास सर्प स्पिरिट सोल गोल्ड लाइट कोई अद्भुत अस्तित्व था? लेकिन जितना वो गोल्ड लाइट को देखता उसे लगता कि ये नन्हा सा सर्प इतनी प्रचंड बल नहीं दे सकता। असल सवाल यही था, ये सुनहरी स्केल्स कैसे उभरे थे? क्या ये सिर्फ तभी आते हैं जब उसे चोट लगती है? तांगबुलिन ने अपने सामान से एक सुई निकाली और खुद को चुभोया। कितना दर्द हुआ। थोड़ी सी खून की बूंद निकली, साथ में तेज चुभन भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुनहरे स्केल्स नहीं आए। वो दर्द से डरता था, तो क्या शायद उसने हल्का चुभोया था? उसने फिर से कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अब भी बेकार। ध्यान लगाकर देखता हूं। पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाकर उसने आत्मिक शक्ति चलाई, उस मिस्टीरियस गर्म लहर को खोजने की कोशिश की। पर उसकी मेडिटेशन टेक्निक बहुत बेसिक थी। सोल पावर का मार्ग बहुत सरल था। जैसे ही उसका चक्र पूरा हुआ, उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा ही था। उसके साधना में कोई विचलन नहीं था। ये बात सचमुच अजीब थी। तांगबुलिन ने गोल्ड लाइट को बुलाया और ध्यान से देखा, लेकिन चाहे जितना निरीक्षण करे, गोल्ड लाइट की ऊर्जा उसे इतनी प्रचंड शक्ति नहीं दे सकती थी। अगली सुबह जब तांगबुलिन ने ध्यान समाप्त किया तो उसने देखा कि जीजी भी ध्यान में बैठा है। वो कब लौटा पता नहीं। उसके चेहरे की सूजन काफी कम हो गई थी, लेकिन रंगत अब भी खराब थी। तांगबुलिन को नहीं पता था कि वो फिर से पिटने की वजह से था या अभी भी गुस्सा था। आखिर कौन अपनी ही खरीद से पिटाई करवाकर खुश होगा? चलो फिर से लड़ते हैं। शे ने ना जाने कितनी बार दोहराते हुए तेजी से तांगबुलिन का पीछा किया। तांगबुलिन ने शे के पुकार को अनसुना करते हुए सीधे भोजनालय की ओर कदम बढ़ा दिए। मैं कल अपनी पूरी क्षमता में नहीं था। अगर तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की तो ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे राज नहीं खोलूंगा, शे ने धमकी दी। जो कहना है कह दो, तांगबुलिन ने बेपरवाही से जवाब दिया। उसे डर किस बात का, जब उसे खुद ही उन सुनहरे तराजू के बारे में कुछ पता नहीं था। तुम मेरे खाने के समय में दखल मत दो, तांगबुलिन ने जैसे मक्खी उड़ाते हुए कहा और आसानी से उसे किनारे करते हुए तीसरी खिड़की की तरफ बढ़ गया। अरे, मुझसे लड़ लो, मैं तुम्हें पहली खिड़की का खाना खिलाऊंगा। अचानक एक विचार शे के दिमाग में आया और उसने तांगबुलिन की ओर चिल्लाकर कहा। तांगबुलिन जो तीसरी खिड़की की ओर जा रहा था अचानक ऐसे मुड़ा मानो उसकी पीठ पर बंधी कोई रस्सी खिंच गई हो। सच में पहली खिड़की का खाना उसे बहुत पसंद था। पिछले दिन दूसरी खिड़की का खाना खाने के बाद उसने अपने शरीर में अच्छे पोषण का असर साफ महसूस किया था। आज सुबह उठते ही शरीर कहीं ज्यादा आरामदायक लगा था, जैसे उसकी हर मांसपेशी में नई ऊर्जा भर गई हो। बिल्कुल सच, शे ने अकड़कर जवाब दिया। जितना मैं चाहूं उतना। तांगबुलिन की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। जितना चाहे खा लो, कहते हैं तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है, दिखाओ अपनी ताकत। मैं तुम्हें तब तक खिलाऊंगा जब तक तुम खुद नहीं हार मान लेते, शे मुस्कुराते हुए बोला। पक्का। आधा घंटा बाद शे को अपना वादा करने का पछतावा होने लगा। तुम इंसान हो भी या नहीं, तुम 30 फीनिक्स टर्टल एग्स खा चुके हो और अभी और खा सकते हो। दूसरी खिड़की का एक भोजन 300 फेडरेशन कॉइन्स का होता है, जबकि पहली खिड़की का एक भोजन कभी कभी 1000 कॉइन्स तक का पड़ता है। तांगबुलिन को इन दामों का कोई अंदाजा नहीं था और वो 15 से ज्यादा भोजन खत्म कर चुका था और लग रहा था कि अभी भी नहीं रोका है। चलो रहने दो, मैं खाना बंद कर देता हूँ,
टैंगबुलिन को थोड़ा संकोच हुआ। उसे कीमत तो पता नहीं थी, लेकिन जितना वो खा चुका था वो सस्ता बिल्कुल नहीं हो सकता था। टैंगबुलिन को तीसरी खिड़की की तरफ जाते देख शिए ने झटके से उसे पकड़ लिया। खा, रुक क्यों गए? तुमने पहले ही मेरी ताकत का अपमान कर दिया है। मैं अपने शब्दों का नहीं करने दूंगा, मैंने वादा किया है। पहली खिड़की का खाना टैंगबुलिन के लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। उसने इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चखा था। दूसरी खिड़की का खाना भले पोषक था पर फीका था, लेकिन पहली खिड़की का खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि इसका असर भी अद्भुत था। जैसे जैसे वो खाता गया उसके पेट में गर्माहट फैलती गई और पूरे शरीर में आराम की एक अनकही अनुभूति दौड़ पड़ी। उस भोजन की गर्म लहरें उसके हाथ पैरों और हड्डियों में समा रही थीं, मानो हल्की सी ऊर्जा उसके शरीर में कंपन कर रही हो। अंत में टैंगबुलिन 22वें भोजन के बाद रुका, तृप्त। धन्यवाद। शिए ने आंखें घुमाई। क्या पेट भर गया? टैंगबुलिन मुस्कुराया। मुझे याद आया तुम्हारा नाम शिए है, मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा था। जब शिए को बात समझ आई तो उसने ठंडे स्वर में कहा, अपना वादा मत भूलना। उसके पास पैसा था पर जेब खर्च सीमित था। कल की मरम्मत में ही लगभग 20,000 कॉइन्स गए थे। आज खाने में भी लगभग 20,000 खर्च हो गए, कुल 40,000। और ऊपर से ये पता नहीं कि वो इसके बाद पिटाई भी खाएगा या नहीं। उस दिन वू झांगकोंग ने काले, सफ़ेद और ग्रे रंग की पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी थी। सादगी भरी पोशाक होने के बावजूद वो उसकी लंबी पतली काया को और निखार रही थी। सिर्फ खड़े होते ही उसके शरीर से मानो ठंडी हवा फैल रही थी, जिसने पूरी कक्षा को चुप करा दिया। टैंगबुलिन के चेहरे पर संतोष था, पूरी तरह से रिलैक्स। पहली खिड़की का पेट भर खाना उसके पेट में जो गर्माहट फैला रहा था, उससे वो बेहद आराम महसूस कर रहा था। वो ऊर्जा उसके अंदर की आत्मा शक्ति को भी धीरे धीरे उकसा रही थी। ये सच था कि अच्छा और पौष्टिक भोजन शरीर की गुणवत्ता बढ़ाता है और साधना की गति को तेज करता है। आज से तुम्हारी आधिकारिक कक्षाएं शुरू होती हैं। ज्यादातर पाठ मैं ही पढ़ाऊंगा। खड़े हो जाओ, वू झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। पूरी कक्षा झट से खड़ी हो गई। मेरे साथ आओ। वू झांगकोंग दोनों हाथ जेब में डाले बाहर निकल गए और विद्यार्थी पीछे पीछे चल दिए। नए होने के कारण उन्हें कतार में लगना नहीं आता था, इसलिए दृश्य थोड़ा अस्त व्यस्त था, लेकिन कोई भी इस ठंडे घमंडी देवता जैसी आभा वाले शिक्षक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो झांगकोंग ने छात्रों को मैदान में ले जाकर कहा, दो दो की पंक्ति में लग जाओ और ठीक से खड़े हो जाओ। टैंगबुलिन कक्षा में दूसरा सबसे लंबा था, जाऊ झांगशी के बाद। चारों रूममेट फिर साथ खड़े हो गए, टैंगबुलिन और जाऊ झांगशी एक कतार में, उनके बगल में युनसिया और शिए। वो झांगकोंग ने गहरी आवाज में कहा, पहले पाठ में तुम सब अपनी क्षमताएं दिखाओगे, उसके बाद वास्तविक मुकाबला होगा। मैं जज रहूंगा। एक हार के बाद सीधी एलिमिनेशन। मुझे अपना असली रूप दिखाओ। एक लड़की ने हाथ उठाकर पूछा, शिक्षक वो, मैं तो टूल सोल मास्टर हूँ, क्या मुझे भी लड़ाई में हिस्सा लेना होगा? प्रोमो विज्ञापन छोड़े। वो झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा, युद्ध के मैदान में क्या दुश्मन तुम्हें ही इसलिए छोड़ देगा कि तुम टूल सोल मास्टर हो? पहली जोड़ी तैयार हो जाओ, हम इस छोर से शुरू करेंगे। उन्होंने टैंगबुलिन और जाऊ झांगशी की दिशा में इशारा किया। अधिकतर छात्रों में तनाव था, पर जाऊ झांगशी तो तुरंत ही उत्साहित हो गया। वो टैंगबुलिन के हाथों खिड़की से बाहर फेंके दाना भूल नहीं पाया था, और फिर टैंगबुलिन को शिए को 2 ही बारों में गिराते देख उसके अंदर फिर जोश आ गया। निदेशक के रोकने पर भी उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ था। बहुत अच्छा, चलो ताकत की प्रतियोगिता करते हैं। मैं नहीं मानता कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। जाऊ झांगशी की आंखों में चमक उभर आई। टैंगबुलिन चुप रहा। वू झांगकोंग ने बाकी छात्रों को दोनों के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दिया। शुरू करो, विरोधी को हराने का तरीका कोई भी हो सकता है, वू झांगकोंग ने सपाट आवाज में कहा, लेकिन ये बात पूरी कक्षा को संबोधित थी। जाऊ झांगशी ने जोर से दहाड़ लगाई। उसके पैरों के नीचे एक सफेद आत्मा चक्र चमका, जो एक किरण बनकर उसके शरीर पर ऊपर चढ़ गया। उसी क्षण उसका शरीर और भी विशाल दिखने लगा, खासकर दोनों बाहों पर मांसपेशियां उभर आईं। उसके कंधे पर एक छोटा भूरा बंदर प्रकट हुआ, उसकी 10 साल पुरानी स्पिरिट सोल। पहली आत्मा कौशल, पावर एम्प्लीफिकेशन। वो भारी कदमों से टैंगबुलिन की ओर बढ़ा। उसके रोकते ही डोंग डोंग की आवाज गूंजी। उसके विशाल शरीर से मेल खाता हुआ जोश भी उतना ही प्रबल था। कुछ ही तेज कदमों में वो टैंगबुलिन तक पहुंचा और दोनों हाथ फैलाकर टैंगबुलिन के दोनों कंधों को पकड़ने की कोशिश की। टैंगबुलिन ने भी दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ाकर उसी ताकत से वार किया। धाम, धड़ धड़ धड़। जाऊ झांगशी ने 3 कदम पीछे हटा, तब जाकर वो संतुलन संभाल पाया। टैंगबुलिन एक लंबा कदम बढ़ाकर उसकी ओर झपटा और घूंसा मारा। जाऊ झांगशी ने दांत भींचकर अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और टैंगबुलिन के पंच का सामना किया।